Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You may call us on 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. Well, friends who are calling from outside Delhi may add, or should add rather, 011 against before these numbers. So, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस यहां आपको इतना बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। फोन नंबर जैसा कि मेरी को एंकर लालिमा ने आपको बताया, मैं एक बार फिर दोहरा देते हैं उन नंबरों को। 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Benchmark equity indices climb 1.6%. The Sensex ends near 38,000 mark. Nifty reclaimed 11,200 level. Rupee depreciates 18 paise against the US dollar. And gold slips to 50,449 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1.6% का उछाल। सेंसेक्स 38,000 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी फिर पहुंचा 11,200 के स्तर पर। डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे हुआ कमजोर और दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम गिरकर 50,449 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। शुरुआत कार्यक्रम की शेयर बाजार से जुड़ी खबर से ही कर लेते हैं। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1.6% तक का उछाल आया। वित्तीय शेयरों में जबरदस्त लिवाली के कारण सेंसेक्स में आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की गई। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रोत्साहन उपायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने की उम्मीदों से बाजार में ये तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 593 अंक उछलकर 1.59% ऊपर 37,982 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.6% की वृद्धि से 177 अंक बढ़कर 11,228 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से भी बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.58% चढ़ा, तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2.54% का उछाल दर्ज हुआ। And now we are joined by Aditya from Thane. Hello, Aditya. Hello. जी आदित्य, अपना सवाल पूछिए। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि यामिनी मैडम से कि जो लिक्विडिटी है वो क्या इतनी देर तक मार्केट को ड्राइव कर सकती है? ऑलमोस्ट 5 से 6 महीना हो चुका है लॉकडाउन के बाद से, बिग क्रैश के बाद से, तो क्या लिक्विडिटी इतने देर तक महीने को ड्राइव मार्केट को ड्राइव कर सकती है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट बैंक है जो सेंसेक्स में लिस्टेड है, उसने अपने एफडी रेट्स को आरबीआई रेट से ऑलमोस्ट 3% तक बढ़ा के रखा है, 7 और 7.5% के बीच में हॉवर कर रहा है। तो हम क्या समझे, क्या वो बैंक डिफॉल्ट करने वाली है? जी, आपका पहला सवाल कि मार्केट्स को क्या लिक्विडिटी कंटेन करके रखा है। ज्यादातर जो मार्केट्स में आप बढ़त देख रहे हैं वो एक तो अनलॉक की प्रक्रिया जारी हुई है उसकी वजह से,
और एक पर्टिकुलर लो लेवल ऑफ वैल्यूएशंस पे पहुंच गया था मार्केट। उसके बाद लोगों ने खरीदना शुरू किया, जो हम देख रहे हैं। काफी सारे नए ट्रेडर्स भी मार्केट के अंदर आए हैं क्योंकि लॉकडाउन था, उसकी वजह से भी मार्केट्स में एक इम्प्रूवमेंट नजर आई है। कुछ सेक्टर्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जिनमें सेल्स कंटिन्यूड रहे थे, जिसमें एफएमसीजी, फार्मा जैसे कुछ सेक्टर्स थे। उनकी वजह से भी ओवरऑल मार्केट में एक जो है अच्छा प्रदर्शन देखा है। ये भी देखा गया है कि अभी हाल की ही रिपोर्ट्स में जो है कैपिटल इन्फ्लूजन की बात हुई है, जो पीएसयूज में हो रहे हैं, और जो है जीडीपी का जो डिक्लाइन है वो स्लो होगा अगले क्वार्टर में, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बॉयंसी है। तो लिक्विडिटी एक कारण है, उसके अलावा बाकी भी कारण हैं जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट्स इंप्रूव की है। जहां तक एफडी रेट्स की बात है, एफडी रेट्स जो है ये नहीं दिखाते कि कोई बैंक बैंकरप्ट होने वाला है या डिफॉल्ट होने वाला है। एफडी रेट्स अगर कंटिन्यूअसली ओवर मार्केट रेट होते हैं तो वो बैंक ज्यादातर एग्रेसिव होते हैं और उसमें डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेट्स हों, जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक एक्सट्रीम रेट्स ऑफर करे या बहुत ज्यादा रेट्स ऑफर करे, या कोई ऐसी स्कीम ऑफर करे जो मार्केट रिटर्न से बहुत ज्यादा दे रही हो, तो उसमें एक व्यक्ति को बहुत सतर्कता से फिर निवेश करना चाहिए। Yes, there are schemes where we find they advertise it as, with 36% profit, and then we know that it turns out to be a scam. जी लालिमो, और अभी हाल ही में संसद ने बैंकिंग संशोधन नियम भी विधेयक भी पारित कर दिया है और अब आरबीआई की नजर रहेगी कोऑपरेटिव बैंकों पर भी। जी विशाल, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और अब हमारे साथ गौरव गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। हेलो। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। जी गुड इवनिंग। My question is about foreign exchange reserves. They are all-time high despite world economy shrinking. Our foreign exchange is very high, and the exchange rate is very much rupee is quite strong in comparison to BRICS currency. So, do you expect should the government reduce the dollar rupee rate so that export become competitive, and also it will give a boost to our IT services? What do you see dollar rate in next 6 months? Thank you. Well, it has been believed that the exports to become more competitive, the depreciation in the rupee helps. However, the foreign exchange reserves which are at the highest level do not permit RBI to buy more and more dollars to keep the rupee at a lower rate or at a depreciated rate. The rupee is determined by the market demand and supply, and as a result, if you see, since the FIIs have been demanding a lot of stocks which have been undervalued, especially because of the lockdown, has created a higher value for the rupee. And among all the emerging nations, India continues to be one of the most promising nation in terms of its growth and development. Right. Now we are joined by Satish Kumar from Delhi. Hello. हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, मैंने अभी आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जिवा का एक इंटरव्यू देखा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस दुनिया में एक भी देश इतना सक्षम नहीं है जो बिना आईएमएफ की मदद के विकास कर सके या किसी भी पैंडेमिक या एपिडेमिक का सामना कर सके। तो मैडम, भारत पे ये बात कितनी लागू होती है? और दूसरा सवाल एक और है कि हमारे देश में मैडम एक कैंपेन चलता रहता है कि भाई विदेशी कंपनियां और विदेशी प्रोडक्ट्स के खिलाफ। तो मैडम, इस तरह के कैंपेन जो है ये हमारे भारत के लिए विकास फायदेमंद है या नुकसानदेह है? और मैडम, ये जो विदेशी कंपनी आती है ये अपने आप ही आती है या हम लोग इसको लेके आते हैं? अगर हम लोग लेके आते हैं, हम ही लेके आते हैं, तो हम ही इसका विरोध क्यों करते हैं? जी, आपका पहला सवाल आईएमएफ को लेके है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल बॉडी है जो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिसइक्विलिब्रियम होती है तो देशों को जो है मदद करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है जहां पे कुछ अमाउंट्स हमारे पास होते हैं जो हम बाकी देशों के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं उनको जो है मद्देनजर रखते हुए अपने देश के एक्सटर्नल सेक्टर को ध्यान में रखा जाता है और उसे बैलेंस किया जाता है। कोई भी देश, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वो उस इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बाहर नहीं होता और कोऑपरेशन का पार्ट है।
जहां तक विदेशी कंपनीज की बात है, देश में ऐसे कोई भी मुहिम नहीं है जिसमें फॉरेन कंपनीज को भगाया जा रहा हो। ये कोशिश की जा रही है कि स्वदेशी अपनाएं, और जो वोकल फॉर लोकल कॉल है वो इसलिए है ताकि लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको प्रोत्साहन दे सके और उनको उनका जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। एमएनसीज अपने आप भी आती हैं और हम उन्हें इनवाइट भी करते हैं जब इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम इंसेंटिव्स देते हैं। जी, मुंबई से हमारे कॉलर केजी ठक्कर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग जी, सवाल पूछिए ठक्कर जी। हेलो जी ठक्कर जी, सवाल पूछिए। मुझे क्या पूछना था, असंगठित कामगार के लिए पेंशन बढ़ने वाला था, उसके बारे में आप बता सकते हो? जी, मुझे इनका सवाल समझ में नहीं आया, अगर आप रिपीट कर सकते हैं। असंगठित कामगार अनऑर्गेनाइज्ड के लिए, हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए जो पेंशन की बात आप करना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, वो आपको जो श्रमिक योजना है वो आपको उसकी जानकारी किसी भी LIC ऑफिस या EPFO ऑफिस से मिल सकती है। वहाँ पे मदद केंद्र हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपको उसके लिए आधार कार्ड और एक जो है बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू आप ये पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं और फिर आप अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं और उस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Right. Thank you, Yamini. We move forward with some more news on the Sensex. Well, benchmark equity indices Sensex and Nifty today surged as much as 1.6%, rising for the second session in row due to intense buying in financial stocks on hopes of capital support to public sector banks and stimulus measures for the economy. BSE Sensex settled 593 points or 1.59% higher at 37,982, while the NSE Nifty surged 177 points or 1.6% to 11,228. The broader markets at BSE were also appreciated, outperforming the Sensex. The mid-cap zoomed 2.68%, while the small-cap jumped 2.54%. In the Sensex pack, IndusInd Bank was the top gainer, rising around 8%, followed by Bajaj Finance, Axis Bank, Power Grid, ONGC, Sun Pharma, ICICI Bank and M&M. On the other hand, Hindustan Unilever, Infosys and Nestle ended in the red. All sectoral indices ended with gains, with BSE Power, BankX Auto, Realty, Utilities, Finance and Metal rallying up to 3.4%. According to traders, domestic equities also tracked strong buying sentiment in global equities ahead of the first U.S. presidential debate. Global investors are eyeing the first U.S. presidential debate set for tomorrow between U.S. President Donald Trump and Democratic candidate Joe Biden. And now we have online Yogendra from Delhi. Ji, sawal puchiye Yogendra ji. Hello. हेलो Ji, sawal puchiye Yogendra ji. मैडम, फोन ना काटना, पूरी बात सुनना। जी जी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टके का अमीर मुल्क है। कॉर्पोरेशन की 6 महीने से पेंशन नहीं दी जा रही, तो ये कहाँ तक, ये हम लोगों के, हम सीनियर सिटीजन है, कहाँ तक रोटी खाए? जी, आपकी पेंशन ज्यादातर लोगों की दी जा रही है, पर हो सकता है आपकी किसी कारण से रुक गई हो या कुछ लोगों की रुकी हुई हो, तो उसके लिए आप जो है रिक्विजिट अथॉरिटी पे लेटर लिखिए और उनसे कहिए कि आपकी पेंशन रिलीज करें। कभी कभार कोर्ट केसेस की वजह से जो लोगों ने डाले होते हैं या किसी और कारण से पेंशन को रोक दिया जाता है, तो आप उसके तहत अपने अथॉरिटी से चेक करें कि आपकी पेंशन क्यों नहीं रिलीज की जा रही। And now we have SPS Jain joining in from Greater Noida. Hello. हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सवाल मेरा मैडम से सवाल यह है कि अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने इंडिया की रेटिंग दी है बी माइनस स्टेबल। ये रेटिंग क्या कोरोना पीरियड के बीच की है या उससे पहले है, और इन लोगों की जो इंस्टीट्यूशनल रेटिंग्स हैं इनके ऊपर कितना भरोसा हो सकता है? जी, क्रेडिट रेटिंग्स को ज्यादातर एक बेंचमार्क माना जाता है, जिससे इवैल्यूएट किया जाता है कि कितना अच्छा वो देश परफॉर्म कर रहा है और अपने इंटरेस्ट
पेमेंट्स को वो कैसे पे कर पाएगा। ये स्टेबल मानी गई है क्योंकि माना जा रहा है कि इंडिया का ग्रोथ अच्छा है और इसके जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं, चाहे वो जीएसटी का लाना हो या कोई और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, जैसे डिजिटलाइजेशन है, गवर्नेंस है, और जितने भी रिफॉर्म्स अभी चल रहे हैं वो एक लंबे समय पे इंडिया को बेनिफिट पहुंचाएंगे। कोरोना के कारण काफी लोगों ने दबाव बनाया कि एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग्स कम करें, पर क्योंकि भारत का प्रदर्शन फिर भी जो है एक अच्छी सहमति बना पाया, तो उनकी रेटिंग्स पे इतना असर नहीं पड़ा है। जी, मुंबई से अब प्रमोद फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, प्रमोद जी। जी, मेरा एक सवाल है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो और नीचे जा सकता है या अभी बाइंग करने के लिए अच्छा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ब्रोकिंग फर्म के बारे में कि जो अभी सबका रेट जो है कुछ बहुत डिफरेंस है ब्रोकरेज फर्म का, तो एक से जो 2 अकाउंट अगर अपने होने चाहिए कि नहीं, और अगर है तो 20 रुपए के हिसाब से कोई जो दे रहे ट्रेड, तो वहां पर अकाउंट खोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? जी, ब्रोकरेज फर्म्स को लोग ऐसे ऑप्ट करते हैं कभी कभार जो बेटर रिकमेंडेशंस देती हैं और आपको एक अच्छा ओवरऑल रिसर्च करके भी देती हैं जिसमें आप निवेश कर सकें। क्योंकि इनकी लीड्स काफी फायदे करती हैं, तो काफी लोग एक हायर ब्रोकरेज देने के लिए राजी होते हैं ब्रोकरेज फर्म्स को। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 2 अकाउंट्स खोलें और आपके पास डिफरेंस हैं तो एक लोअर ब्रोकरेज पे जा सकते हैं अगर आपके पास रिकमेंडेशंस अच्छी हों तो। Yamini, he'd also asked about the price of gold, and that's, I think, $1 million question, because with marriage season approaching and festivities around the corner, many must be curious to know, should we buy gold now or should we wait? Well, the gold is at the highest level. It is likely to come down after some time because people will shift from gold to stock markets or to other avenues because, as a safe haven, it is right now during the lockdown, but not later. So maybe a later date, maybe a better date for buying gold. Okay, so wait and watch. Yeah. Right, and now we're joined by Ratnakar from Mumbai. Hello. जी रत्नाकर जी। हेलो। हाँ रत्नाकर जी। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी जो आईटी कंपनी के शेयर्स में जो उछाल है वो कितना दिन रह सकता है? उसमें अभी परचेज करना ठीक है क्या? वैसा ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के शेयर्स में भी अभी लेना उचित रहेगा? जी, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं जिनके अंदर निवेश किया जा सकता है, पर उन्हीं कंपनीज में निवेश करें जिनमें ग्रोथ अच्छी हो और जिनकी बैलेंस शीट और प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के बारे में आप अच्छे साझा जानकारी रख सकें। किसी भी आईटी कंपनी में निवेश करना जिनके प्रमोटर्स, जिनकी पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यूज और रेशियोज अच्छी ना हो, वो एक अच्छा सजेशन नहीं होगा। जी, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे कॉलर जितेंद्र। जी जितेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत। क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ऐसा है, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट का काम किया था सर। जी। हेलो। हाँ, बोलिए आप। हाँ जी, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम किया था सर। वहाँ पर हमारा पेमेंट उस समय नहीं हो पाया। जैसे टोटल पेमेंट होता था उसमें 5% मेरा काट करके वो रख लेता था कंपनी, उसके बाद वो रख लेता था, फिर उस बाद में दिया जाता था। तो सर वो मेरा टाइम कुछ ज्यादा हो गया, 10 साल हो गया जी। तो कंपनी में मैं सर गया था तो वहाँ बोला गया कि राइट ऑफ हो गया है, राइट ऑफ के कारण पैसा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो राइट ऑफ के लिए हमें क्या करना होगा सर? इसी के बारे में जानकारी चाहिए। जी, आपका पैसा क्यों काटा जा रहा था ये नहीं समझ में आया। पैसा या तो टीडीएस की वजह से कटता है या आपकी पीपीएफ कंट्रीब्यूशन हो उसकी वजह से कटता है, और किसी वजह से एम्प्लॉयर को अगर लीव आपको दी हो तो उस पर कट सकता है, और किसी कारण से एम्प्लॉयर का कोई राइट नहीं बनता कि वो आपके काटे। और अगर वो आपका पैसा काटता है या तो वो सरकार में जमा करता है टीडीएस के थ्रू, या फिर वो उस पैसे को जमा करके आपको उसकी पूंजी पेंशन के द्वारा मिलती है प्रोविडेंट फंड में जब इन्वेस्ट होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, जो है वो फिर बचता नहीं है पैसा और आपको नहीं मिल सकता। तो राइट ऑफ एम्प्लॉय का जो पैसा है या सैलरी से जो कटा है वो कभी भी नहीं होता। राइट, नाउ वी जॉइंड बाय रत्नाकर फ्रॉम दिल्ली।
Hello. Hello, ma'am. Namaskar. जी. Ma'am, can a private limited company launch an IPO? A private limited company can become a public company by launching an IPO, and it needs to have a balance sheet which needs to be strong for last 5 years and needs to meet the other requirements that are there to launch an IPO. Right, now let's take a look at the rupee. Well, the rupee today paired initial gains to settle 18 paise lower at 73 rupees and 79 paise against the US dollar. The domestic unit weakened even as the domestic equity market was trading with significant gains. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of 6 currencies, fell 0.16% to 94.49. We are now joined online by Mushtaq Ali from Kolkata. जी नमस्कार सबको। पहला एक प्रॉब्लम है, कोलकाता में 1 महीने से नहीं चल रहा है 100.1 FM गोल्ड में। मेरा सवाल ये है कि गोल्ड का प्राइस क्या वापस 56 में जाएगा या फिर उससे भी ऊपर या फिर इतना ही रहेगा? अच्छा, लाइन मत काटिए, मैं रेडियो नहीं है मेरे पास। जी, अगर कोविड के केसेस फिर से बढ़ते हैं और वेव फिर से जो है एक बढ़त की तरफ जाती है और लॉकडाउन परस्यू करना पड़ता है तो गोल्ड की प्राइसेस जो है बढ़ेंगी। पर क्योंकि एक अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और इकोनॉमी वापस अपने ग्रोथ रेट पे रिकवर कर रही है, तो माना जा रहा है कि गोल्ड की जगह लोग बाकी जगहों पे निवेश करना चाहेंगे और गोल्ड की प्राइसेस थोड़े टाइम बाद नीचे आएंगी। और यामिनी, अगर आज बाजार के प्रदर्शन पर बात करें तो सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का रहा है और 2.68% मिड कैप ने काफी तेजी दिखाई है और 2.54% का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दर्ज किया गया। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो तेजी देखी गई है सेंसेक्स से बेहतर, इसको आप कैसे देखती हैं? जी, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी लो थी, अब क्योंकि वापस रिकवरी स्टार्ट हो गई है, वो एक मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी नजर आएंगी। क्योंकि माना जा रहा है कि सेंसेक्स में मूवमेंट इसलिए है क्योंकि यूएस ने स्टिमुलस कंटिन्यूड रखा है और डिबेट्स भी चालू हैं उनके इलेक्शंस की और पीएसयू में इन्फ्यूजन भी हुआ है, तो उसकी वजह से एक ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है सारी कंपनीज के लिए, जिसमें ग्रोथ मिड कैप कंपनीज जो सरवाइव करेंगी अच्छे से उनके लिए ज्यादा नजर आ रहा है। जी, और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी आरबीआई के कुछ आंकड़े आए हैं सामने और उसके मुताबिक जो 13 सितंबर को समाप्त पखवाड़ा है उसमें ग्राहकों की बैंकों में जमा राशि 12% बढ़कर 142.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है और पर्सनल लोन लेने वाले भी घटे हैं, आरबीआई के जो आंकड़े बता रहे हैं। तो ये क्या उपभोक्ता अभी भी बहुत संभल कर खर्च कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में अभी तेज सुधार जो है वो अभी थोड़ा सा दूर है? अभी जी देखिए, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का गैप आया है वो इसलिए ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि बैंकों ने भी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपने क्रेडिट देने के सिस्टम में और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी जो है अभी इतना लोन नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके पास आगे जो आने वाला समय है वो इतना निश्चित नहीं है उनकी इनकम्स के बारे में। तो इसलिए दोनों ही तरफ से एक बैंक की तरफ से स्ट्रिक्ट होना और कंज्यूमर की तरफ से भी थोड़ा अपने कंजम्पशन को होल्ड ऑन करना कारण है क्रेडिट डिपॉजिट गैप का। जी। And Yamini, we see that the global markets have been up today, and so does that have a bearing on our stocks here also in India? Yes, when the global markets or the global cues are good, they automatically have a positive effect over the investors' sentiment. As when there were lockdowns were being announced or were being rethought about in many of the European countries, we did see that the stocks in our markets went down. And as a result, whenever there is a positive sign, whether it is a stimulus given by a economy, which is a strong economy, or any other particular positive sign domestically or internationally, it has a positive impact on our stock market. And do you think that the volatility in the global markets will continue? Yes, because right now many of the countries have not been able to contain the COVID-19 effects that are there, and they're still finding it difficult to deal with the situation. और अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उनका आप शेयर बाजारों में कुछ असर देख रही हैं?
आने वाले वक्त जी, में? उनका असर होता है क्योंकि डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जिनको वो वाउच कर रहे होते हैं, और उनके तहत जिस पे भी स्पेकुलेशन होगी आने की, उसका सीधा असर दूसरे देशों पे और उस देश के स्टॉक मार्केट्स पे पड़ेगा। All right, now we have online Gopal, who's called us from Mumbai. जी गोपाल। आपके मंदिर टीम का नमस्कार। मेरे टाइम कम है, इसके लिए मैं अभी खाली 2 ही सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल तो ये बैंकिंग रेगुलेशन बिल पास हुआ, तो इसके हिसाब से अभी जो कोऑपरेटिव बैंक और ये गवर्नमेंट बैंकिंग है, इसमें अमाउंट रखना एकदम सेफ है ना, ये बताना। और तुम्हें आगे अगर कुछ बैंक में प्रॉब्लम है तो उनका जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो सेफ है पूरी तरह, थोड़ा ये बताएंगे। कोई बैंक बंद नहीं होगी आगे चल के, थोड़ा ये भी बताइए। और दूसरा, ये जो ऐसे अभी अगर ये मैंने देखे तो 3000 पॉइंट गिर गई, लेकिन अभी 2 दिन में फिर 1500 पॉइंट चढ़ गई मार्केट। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं आपसे बात पूछूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक और इक्विटी में डालना अमाउंट कितना सेफ है? जी, आपका पहला सवाल कि बैंक्स में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं, वो सेफ है क्योंकि आरबीआई जब भी कोई बैंक फेल होने के कगार पे होता है या लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है, जिसके तहत वो बैंक्स को इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयज या इंक्रीज ऑफ बैंक ब्रांचेस या इंक्रीज ऑफ क्रेडिट के लिए मना कर देता है। और उसी समय जो है कंज्यूमर को या डिपॉजिटर को पता चल जाता है कि उस बैंक की स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए वो समय देता है। आरबीआई समय से समय अगर किसी बैंक में दिक्कत होती है तो मॉरेटोरियम भी लगाता है, जिसके तहत कुछ राशि के लिए वो आप कंज्यूमर को या डिपॉजिटर को अलाउ करता है कि वो उस राशि को उस बैंक से निकाल सके। रिकंस्ट्रक्शन भी अलाउ करता है। आपका दूसरा सवाल था कि ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, स्टॉक्स की जानकारी रखें, उनकी बैलेंस शीट्स को अच्छे से देखें, उनके प्रमोटर्स, मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में स्टडी करें और फिर निवेश करें, ताकि एक लंबे समय पे आपको फायदा हो। ये अभी वॉलेटाइल मार्केट्स हैं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, जिसके अंदर आपको ये मूवमेंट नजर आ रही है। ज्यादातर मार्केट स्टेबल होती हैं और ट्रेंड्स देखती हैं, जो आपको किसी भी एनालिसिस से पता चल सकता है। और अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों के प्रदर्शन पर। चीन में मांग में वृद्धि और निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था के फिर से गति पकड़ने की खबरों के बाद एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% का मामूली नुकसान देखने को मिला। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों में 1.3% का उछाल आया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4% बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1% चढ़ा। Oil prices today remained almost unchanged due to investors' concern about demand amid rising coronavirus cases. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42 per barrel, while WTI crude prices were around $40.30 per barrel. A look at the gold now, Vishal. जी यामिनी लालिमा, क्षमा करें। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में 194 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,449 रुपए रहा। चांदी भी 933 रुपए टूटकर 59,274 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। Yamini, a brief comment. We just have about probably 40 seconds to go. A brief comment on oil and gold. Well, oil will pick up its prices after some time, but it continues to remain at a low level because there is not sufficient demand. Gold is still at a higher level and it's considered to be a safe haven. Maybe at a later date, there would be a decrease in the gold because people will shift their investments. Right. यामिनी, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And now before we close, friends, here's a reminder of the headlines again. Benchmark equity indices climb 1.6%. Sensex ends near 38,000 mark. Nifty reclaimed 11,200 level. Rupee depreciates 18 paise against the US dollar. And gold slips to 50,449 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor Vishal Sharma and myself, Lalima Aneja Dang, we bid adieu. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.
Market Buster.